जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 21 फरवरी को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि 21 फरवरी को जो पेपर आएगा गृह विज्ञान विषय का सेम इसी पैटर्न का आएगा और बिल्कुल यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और गृह विज्ञान विषय आपके पास है, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें आप सभी लोग। समय आपको बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और पेपर का कोड है यहाँ पर 823 BQ। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। नोट के अंतर्गत 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और निर्देश जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इनका पालन करना है आपको बोर्ड परीक्षा देते समय। पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में क्या है, 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR पत्रक पर आपको चिन्हित करने हैं। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे खंड आ के अंतर्गत। क्लियर। अब खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करिएगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना नहीं है, ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग करना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आप सभी को। क्लियर। चलिए अगला है प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी विवरण आपको देखने को मिलेगा। खंड बा 50 अंकों का होगा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करिएगा और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा, इसके बाद अंतिम प्रश्न तक प्रश्नों का उत्तर लिखते जाइएगा। लेकिन जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उसके लिए आप समय अपना नष्ट नहीं करेंगे। क्लियर। तो 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए ये वायरल मॉडल पेपर है और यहाँ पर जो प्रश्न है आप जरूर तैयार करके जाना। चलिए यहाँ पर खंड आ निर्देश यहाँ पर भी दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR सीट में गोले को काला करें। चलिए पहला प्रश्न है, यदि एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपया है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 35 रुपए, तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक पुस्तक का मूल्य है 35 रुपए। अब कह रहा है 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, तो हम इसको गुणा कर देंगे देसी तरीके से। यहाँ पर ध्यान दें, 2 पंची 10, 2 तिहाई 6 और 1 7 हो गया। आपने छोटी कक्षाओं में इस तरह के सवाल सॉल्व किए होंगे। 1 पंचे 5 होगा और 1 तिहाई 3 होगा। 0 7 5 12 के 2 और 3 और 1 4, 120 रुपए। आप देख लो किस विकल्प में है, पहले विकल्प में। क्लियर। अगला प्रश्न है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। तो पारिवारिक बजट क्यों बनाया जाता है, यहाँ पर ध्यान दें, बचत करने के लिए, व्यय पर नियंत्रण करने के लिए और आय की जानकारी के लिए। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, घर की सफाई करने के बाद कूड़े का क्या करना चाहिए। जब हम घर की सफाई कर देते हैं इसके बाद हम कूड़े का क्या करते हैं, क्या उसको घर में रखना चाहिए या सड़क पर फेंकना चाहिए या कूड़ेदान में डालना चाहिए या नाली में बहाना चाहिए। तो घर की सफाई करने के बाद कूड़े का हम क्या करेंगे, कूड़ेदान में उसको डाल देना चाहिए। क्लियर। सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पर मिसप्रिंट है विकल्प, थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, H2O, HO2 और यहाँ पर H2O2, ये रहेगा विकल्प। क्लियर। अब आपको बताना है जल का रासायनिक सूत्र क्या है, और ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार बोर्ड परीक्षा में आता है। तो 2026 में बिल्कुल 100% ये प्रश्न आएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो जल का रासायनिक सूत्र है H2O, बी वाला ऑप्शन सही होगा।
अगला है प्रश्न, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को। कब? प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, एटीएस अथवा टिट बैग का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो एटीएस अथवा टिट बैग का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जब किसी को भी टिटनेस के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी टिटनेस से संबंधित घटनाएं घट जाती हैं, जैसे कि लगे लोहे में यदि जंग लगा है और उससे आप कट गए हैं तो गोबर से या मिट्टी से, तो इस तरह से जब कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो एटीएस या टिटबैग का इंजेक्शन लगाया जाता है, या आपका एक्सीडेंट हुआ है, जल गए हैं, कट गए हैं तब। क्लियर? ताकि टिटनेस रोग ना हो। टाइफाइड रोग फैलता है, तो टाइफाइड रोग फैलता है साल्मोनेला टाइफी से। अगला प्रश्न है, घर में सिलाई करने से बचत होती है? तो यदि आप घर में सिलाई करते हैं तो आपका समय बचेगा, आपका धन बचेगा, यानी पैसा आपको बचेगा जो आप दर्जी को देने वाले थे, आपके वस्त्र बचेंगे, यानी आपके जो बचे हुए वस्त्र हैं वो भी आप काम में ला सकते हैं, और उपर्युक्त सभी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कपड़े पर निशान लगाना चाहिए? तो कपड़े पर निशान कैसे लगाना चाहिए? यहाँ पर राइट आंसर होगा, कपड़े पर निशान लगाना चाहिए मिल्टन चौक से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है खट्टे फल, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है आंवला में। भोजन परोसने के लिए रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा का प्रयोग करना चाहिए? तो भोजन परोसने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? यहाँ पर राइट आंसर होगा बड़ा चम्मच, यानी परोसने वाले चम्मच का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 12 है, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है? तो भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? इसका राइट आंसर है डी वाला ऑप्शन, सोडे का प्रयोग यदि आप भोजन पकाने में करते हैं तो ये हानिकारक होता है। प्रश्न संख्या 13 है, रोगी का भोजन होना चाहिए? तो रोगी का भोजन होना चाहिए किस तरह का? सुपाच्य होना चाहिए, जिसे वह आसानी से पचा सके। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? यहाँ पर राइट आंसर होगा 206। मनुष्य के शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। प्रश्न संख्या 15 है, रोगी के लिए आहार व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? रोगी को किस तरह का आहार देना चाहिए? यहाँ पर राइट आंसर होगा संतुलित आहार, ए वाला ऑप्शन सही होगा। सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है? तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है बेहोश होने पर, डूबने पर और हड्डी टूटने पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, या इनमें से यहाँ पर राइट आंसर होगा सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग कब होता है? डूबने पर। मानव मेरुदंड में कितनी पृष्ठीय कशेरुक होती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही उत्तर होगा 12। मांसपेशियों में अस्थि भंग के कारण यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? होता है। तो मांसपेशियों में जब अस्थि भंग होता है यानी हड्डी टूट जाती है तो क्या होता है? सूजन आ जाती है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है। यहाँ पर राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। थर्मामीटर की सहायता से हम पता लगाते हैं, तो थर्मामीटर की सहायता से हम क्या पता लगाते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक तापमान, यानी हम थर्मामीटर की सहायता से शरीर का तापमान पता लगाते हैं। खूंटी यानी दुराग्रह संधि पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कोहनी में, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसके बाद खंडवा, जिसमें प्रश्न कुछ इस तरह के आएंगे। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना है। क्लियर?
प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो यहाँ पर प्रश्न है, कीड़ों तथा फफूंदी से वस्त्रों की रक्षा आप किस प्रकार करेंगी? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना कैसे है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 21 का उत्तर। तो वस्त्रों को कीड़ों से बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर संभाल कर रखना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को बंद करते समय उनमें नेप्थलीन की गोलियां या नीम की सूखी पत्तियां रखनी चाहिए। फफूंदी से बचाव के लिए कपड़ों को कभी भी नम या गीली दशा में बंद करके नहीं रखना चाहिए। यदि अधिक समय तक बंद रखना हो तो वस्त्रों में कलफ भी नहीं लगा होना चाहिए। क्लियर? ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, वस्त्र के ड्राफ्ट बनाने से क्या लाभ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 22 का उत्तर आप यहाँ पर देखेंगे। ड्राफ्टिंग का आशय है वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका वस्त्र पर बना लेना। ऐसा कर लेने से वस्त्र सही नाप के अनुसार बनता है तथा पहनने वाले के शरीर पर भी शोभित होता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि रेखांकित चेक किसे कहते हैं? ये प्रश्न याद करके जाइएगा आप लोग, और इसका उत्तर कैसे लिखना है? प्रश्नोत्तर संख्या 23। बैंक के उस चेक को रेखांकित अथवा क्रॉस चेक कहा जाता है जिसमें चेक के बाईं ओर 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं और इस चेक का पैसा प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा करा कर प्राप्त कर सकता है। यानी रेखांकित चेक में जो पैसा होगा वो पैसा प्राप्तकर्ता जिसको मिलना है, जिसे वो चेक है जिसके पास, उसको उस चेक का पैसा अपने खाते पर ही जमा कराकर प्राप्त करना पड़ेगा। इस चेक के द्वारा नगद भुगतान नहीं किया जाता, यानी इस चेक का नगद भुगतान नहीं किया जाता है। इस चेक द्वारा किया गया लेन देन सुरक्षित भी माना जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया के बीच 2 अंतर लिखिए। प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 24। प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर क्या है? पहला अंतर है, प्राकृतिक श्वसन क्रिया सदैव तथा प्रतिक्षण होती रहती है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया प्राकृतिक श्वसन में विघ्न पड़ने पर ही की जाती है। क्लियर? अगला है दूसरा अंतर, प्राकृतिक श्वसन क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया के रूप में होती रहती है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया आवश्यकता पड़ने पर दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है कि अस्थिभंग के प्रकार यानी केवल नाम लिखिए। अस्थिभंग कितने प्रकार का होता है आपको नाम बताना है। तो चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर ध्यान देना, प्रश्नोत्तर संख्या 25। दुर्घटना या किसी संघर्ष में किसी हड्डी का एक या 2 स्थान से टूट जाना हड्डी का टूटना या अस्थि भंग कहलाता है। अस्थि भंग के निम्न प्रकार हैं। पहला है बहुखंडी अस्थिभंग, दूसरा है साधारण अस्थिभंग, तीसरा है पचड़ी अस्थिभंग, चौथा संयुक्त अस्थिभंग, पांचवा है कच्ची अस्थिभंग और छठा है जटिल अस्थिभंग। तो अस्थिभंग 6 प्रकार का होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न इस मॉडल पेपर का, जो 2026 में बिल्कुल 100% आने की संभावना में रहता है। चलिए ध्यान दें, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 26। कह रहा है कि चोट लग जाने के तुरंत बाद सर्वप्रथम जो उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। क्लियर? ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद आप देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ भी निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 27 से 31।
लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना होगा। क्लियर? और प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, ये भी आप लोग ध्यान दें। प्रश्न संख्या 27 है, घर की सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 27। घर की सफाई का महत्व क्या है? सबसे पहला महत्व है गृह सज्जा में सहायक। यदि आप घर की सफाई करते हैं तो गृह सज्जा में यानी घर की सजावट में काफी ज्यादा लाभदायक रहेगा। घर की सफाई पर ही गृह सज्जा निर्भर करती है। घर की सफाई ही एक ऐसा तत्व है जो गृह सज्जा की प्रत्येक शैली के लिए अनिवार्य है। यदि घर में सफाई की समुचित व्यवस्था न हो तो गृह सज्जा के संपूर्ण साधन उत्पन्न होते हुए भी घर को सुसज्जित नहीं कहा जा सकता। अब दूसरा है, यहाँ पर रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोकती है। तो घर की सफाई एक उल्लेखनीय महत्व है घर की सफाई का। वो कौन सा है कि इसके माध्यम से घर में रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोका जा सकता है। अधिकांश रोगाणु गंदगी, धूल एवं जालों आदि में ही पनपते हैं। अतः यदि घर में रोगाणु नियमित रूप से सफाई होती रहे तो रोगों के जीवाणु पनपने की आशंका घट जाती है, यानी जीवाणुओं के पनपने की आशंका घट जाती है। अगला है स्वास्थ्य वर्धक। घर की सफाई परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार एवं उन्हें स्फूर्ति उत्पन्न कराती है। घर की सफाई का अनुकूल प्रभाव उसमें रहने वालों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। घर की सफाई प्रसन्नता, उत्साह एवं जीवन में प्रेरणा प्रदान करती है। अगला है जीवन स्तर को ऊंचा बनाने में सहायक। तो उच्च जीवन स्तर के लिए घर का साफ सुथरा होना अति आवश्यक माना जाता है। क्लियर? अब चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप सभी लोग ध्यान देंगे। वृक्षारोपण से क्या लाभ है? ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए कलफ क्या है। कलफ के प्रकार आपको बताने हैं, कलप कितने प्रकार का होता है और मैदे का कलप कैसे बनेगा। मैदे का कलप कैसे बनाना है आपको, चलिए ध्यान दें। इसका उत्तर आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 28। कलप के प्रकार: मैदे का कलप, अरारोट का कलप, चावल का कलप, साबूदाने का कलप तथा गोंद का कलप, इतने प्रकार का कलप होता है। अब यहाँ पर ध्यान दें, अरारोट एवं मैदे का कलप बनाने की विधि क्या है। मैदा एक अरारोट से कलप तैयार करने की विधि है और यहाँ पर ध्यान दें समान होती है। मैदे और अरारोट के कलप को बनाने की विधि समान होती है, एक जैसी होती है। इसके लिए मैदा या अरारोट एक बड़ा चम्मच, मोम चौथाई चम्मच तथा सुहागा आधा चम्मच लिया जाता है। इस सामग्री से कलफ तैयार करने के लिए तीनों ही पदार्थों को थोड़े से ठंडे पानी में मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लिया जाता है। इसके उपरांत इस घोल को किसी कढ़ाई या खुले मुंह के बर्तन में डालकर धीमी आंच पर रखा जाता है। तो घोल को निरंतर चम्मच से चलाते रहते हैं और ध्यान दीजिएगा तथा साथ साथ आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहते हैं। धीरे धीरे कलप पकने लगता है और इसके बाद क्या होता है, जब घोल भली भांति पक जाए तब कलफ तैयार हो जाता है। अब कलफ वाले बर्तन को आग से नीचे उतार लिया जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, सिलाई किट की क्या उपयोगिता है, इसमें रखी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका उत्तर आप लोग समझें। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला ये वाला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28। यहाँ पर ये वाला प्रश्न होना चाहिए था। अब ये प्रश्न है, वृक्षारोपण से क्या लाभ है। चलिए ये प्रश्न नहीं कटा है, ये वाला प्रश्न कटा है। इसके स्थान पर ये प्रश्न होना चाहिए था, कलप के प्रकार क्या हैं, मैदे का कलप कैसे बनता है।
चलिए वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं? तो वृक्षारोपण से सबसे पहला लाभ, वृक्षों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आती हैं। दूसरा लाभ, वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। तीसरा लाभ है, वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो मानव के लिए अनिवार्य है। चौथा है, वनों के होने से मृदा अपरदन नहीं होता है। पांचवा है, वनों के होने से वर्षा अच्छी होती है और सूखे की संभावना भी कम होती है। अगला है, वनों से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं वनों के द्वारा ही। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 30 है, सिलाई किट की क्या उपयोगिता है? इसमें रखी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या 30 यहाँ पर, सिलाई किट की उपयोगिता क्या है? सिलाई किट बनाने से सिलाई कटाई के समस्त उपकरण एक स्थान या एक साथ सुरक्षित हो जाते हैं, जिससे ये सामान्य रूप से गायब नहीं होते तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी उपकरण को तुरंत उपलब्ध किया जा सकता है। सिलाई किट में रखी जाने वाली सामग्री, फीता जिसे इंच टेप कहते हैं, कैंची, मिल्टन चाक, धागे, पिने आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ओजोन परत का क्या महत्व है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। तो चलिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 31 का उत्तर कैसे लिखना है? ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम करती है। ओजोन परत के बिना जीवन संकट में पड़ सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें यदि सीधे धरती पर पहुंच जाएं तो ये मनुष्य, पेड़ पौधों और जानवरों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं। ऐसे में ओजोन परत का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि इस प्रकार के आएंगे। यहाँ पर भी निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत ही लिखना है आपको। तो चलिए प्रश्न संख्या 32, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलाई किट किसे कहते हैं, उसमें रखने वाले सामान की सूची बनाइए और प्रत्येक का उपयोग लिखिए। अथवा में प्रश्न है, ग्रह गणित क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। अथवा में प्रश्न है, जल के विभिन्न स्रोत तथा जल बचत यानी संरक्षण के उपाय लिखिए। प्रश्न संख्या 34 है, अर्ध तरल आहार क्या है, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, किसी एक प्रकार के तरल आहार को बनाने की विधि लिखिए। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे। आपका वायरल मॉडल पेपर है ये गृह विज्ञान विषय का 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए, यानी 21 फरवरी को आपका गृह विज्ञान का पेपर है। तो आप लोग इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। 70 में 70 अंक लेकर के आओगे। जय हिंद।